चैप्टर 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थ का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते हैं। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी पर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती है। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टाइग्रिस, नील एवं हेवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता के नाम याद है? बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियों कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवास अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्तियाँ हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। मानव बस्ती। क्या आप जानते हैं वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दिशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। मेरी की जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मेरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत के पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सालय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती है। यहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे
यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। और जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। सघन बस्तियों में घर आसपास बने रहते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अतिविषम जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय प्रकीर्ण बस्ती, सघन बस्ती, शब्दावली। ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। टिलटॉप पर मकान। जल का जमाव होते हैं वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, कंकड़, चिकनी मिट्टी, चूना आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों में नाम लिखिए। आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं? उन्हें कौन बनाता है एवं वे कहाँ कहलाते हैं? परिवहन। परिवहन लोग एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिकतर दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। पहिए की कोच से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता है, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। यातायात के सामान के रूप घोड़ा गाड़ी। आओ कुछ करके सीखें। परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाइए जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। हमारे देश के सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन का दूत बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे समय लगते हैं। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं।
भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। परिवहन के चार मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। सड़कों के पक्की एवं कच्ची हो सकती है। चित्र 7.6 से एवं 7.7। मैदानी क्षेत्रों में सड़क का घना जाल बिछा है। मरुस्थल, वनों एवं उच्च पर्वत जैसे स्थानीय पर भी सड़क बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सब वे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्पत्ति संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। पक्की सड़क, कच्ची सड़क। क्या आप जानते हैं जाइनिंग ये ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5722 मीटर है। रेल मार्ग रेल के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति में ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्रता हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला। उन्नत प्रौद्योगिक कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिम रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जल मार्ग आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नावीय नदी एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ऊपर उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्ग का उपयोग सामान्यतः समुद्री एवं महासागरीय मार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते थे। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन में एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ पत्तनों के भी नाम बता सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। हेलीकॉप्टर। वायुमार्ग
20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मांग ईंधन की लगती है। अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से खूब प्रभावित होते हैं। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंचा सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर आग्नेय स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाइयाँ बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। चित्र 7.9 कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं कायरो। आओ करें अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल का नाम लिखें। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचने का प्रक्रिया है। तकनीक विकसित के लिए मानव ने संचार के लिए नया तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। चित्र 7.1 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकसित विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपातपूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलते हैं, अपितु इनमें हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बना गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोग एवं सेवाएं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बहुत विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। संचार माध्यमों का विकास।